हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 5/12/2022 को हुआ था, उसके आज फोर्थ शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 1, 2, 3 और 5 तारीख की जो बाकी की शिफ्ट है उन सारे वीडियो सेट्स के वीडियोस को बना चुका हूँ। आपको उन सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज हम फोर्थ शिफ्ट के साथ शुरू करेंगे और 5 तारीख के भी सारे वीडियोस खत्म हो जाएंगे और इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते रहेंगे। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बदलो। पढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट कन्फर्ड अ स्कॉलरशिप टू कैलाश। देखिए यहाँ पे हैज हैव हैड जैसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस कन्फर्ड आ रहा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इज है ये और यहाँ हैज है ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज हैड कुछ था नहीं, यहाँ पे हैड ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा करेक्ट होगा। अ स्कॉलरशिप वॉज कन्फर्ड टू कैलाश बाय द डिपार्टमेंट। यहाँ पे पास्ट वाला सेंस आ रहा था इसलिए यहाँ पे सिर्फ वॉज और हैड ही आपके मन में आएगा भी। और क्योंकि यहाँ पे कोई हैड या हैड जैसा कोई हैज हैव हैड कुछ है नहीं, तो इसलिए हैड वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा। बस ये लास्ट वाला थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। एक स्कॉलरशिप दी गई थी कैलाश को डिपार्टमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है आपको कि इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो पढ़ते हैं। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड आई एम प्लानिंग टू क्विट माई ग्रेजुएशन। मधुरिमा ने एक्सप्लेन किया कि वो अपना ग्रेजुएशन क्विट करना चाहती है, तो आई एम की जगह यहाँ पे शी वॉज हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए शी वॉज सबसे पहले। प्लानिंग टू क्विट माई की जगह यहाँ पे हर हो जाएगा। अब ये जो चीज़ हमें जहाँ मिल जाएगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए शी के साथ वर नहीं होता तो इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे शी वॉज है, बाकी किसी में आपको शी वॉज मिलेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा करेक्ट होगा। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लानिंग टू क्विट हर ग्रेजुएशन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो इसमें जो स्पेलिंग है ये गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है DEMOLISH, डिमोलिश। मतलब किसी जैसे बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय एक शब्द हो सकता है इसके लिए, ध्वस्त कर देना एक हम कह सकते हैं। कंडक्ट मतलब आचरण होता है। बायोपिक मतलब हो जाती है किसी के ऊपर बनी हुई पिक्चर, किसी पर्सन या इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के लिए। और हैंडफुल मतलब स्मॉल अमाउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था, डिमोलिश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कह रहा है एंटोनिम बताओ अंडरलाइन शब्द का। तो द गवर्नमेंट रूथलेसली डिसाइडेड टू फोर्स इट्स सिटीजन्स टू पे टैक्सेस इवन ड्यूरिंग फैमिन। तो देखिए यहाँ पे रूथलेस शब्द है, इसी का पूछ रहा है। रूथलेस मतलब होता है जो एकदम स्ट्रिंजेंट हो, स्ट्रिक्ट हो, या आप कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट या नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। तो गवर्नमेंट जो थी उसने डिसाइड कर दिया था रूथलेसली, मतलब बिना लोगों की फीलिंग्स या लोगों के बारे में सोचे कि फैमिन के समय भी उनसे बराबर टैक्स वसूला जाए। तो रूथलेस के लिए हमारे पास शब्द है लीनियंट, मतलब नॉट स्ट्रिक्ट या पोलाइट भी कह सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट ना हो। स्कूल में आपने देखा होगा आपके कुछ टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, छोटी छोटी गलतियों पे भी डांटा करते थे, और कुछ जो छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे तो उसे हम लीनियंट टीचर कहते हैं। इनडिफरेंट मतलब जो किसी के मतलब भले या बुरे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम इनडिफरेंट कहते हैं। अनस्क्रुपुलस मतलब होता है डिसऑनेस्ट, या आप कह सकते हैं डिसीटफुल, धोखा देने वाला। और टायरानिकल मतलब होता है तानाशाही, तानाशाह की तरह चीज़ों को लोगों पे एनफोर्स कर देना। रूथलेस का आप सिनोनिम देख सकते हैं टायरानिकल को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है लीनियंटली। लीनियंट मतलब नॉट स्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अंडरलाइन जो पार्ट है उसको सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं। मदर ऑर्डर्ड जॉन टू स्विच ऑन द लाइट्स एज इट वॉज टाइम टू स्लीप। तो देखिए स्विच ऑन, सोते टाइम आप स्विच ऑन क्यों करेंगे लाइट को? सोते टाइम तो आप स्विच ऑफ करेंगे लाइट को। तो देखिए स्विच ऑफ सिर्फ आपको यहाँ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। मदर ने जॉन को ऑर्डर दिया कि वो लाइट को स्विच ऑफ कर दे क्योंकि अब सोने का समय हो गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ऑपोजिट मींस एंटोनिम शब्द सीज का। सीज मतलब टू स्टॉप होता है। आपने सीज फायर सुना होगा। सीज फायर मतलब कि गोली मारना या एक दूसरे पर अटैक करना, रोक देना। सीज समथिंग मीन्स टू स्टॉप समथिंग, और उसका एंटोनिम हो जाएगा बिगिन, टू स्टार्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। ओरिजिन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसे हम ओरिजिन कहते हैं। हॉल्ट मतलब भी टू स्टॉप टेम्परेरीली। और प्रोड्यूस मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7 ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, अंडरलाइन मतलब इस सेंटेंस में किधर पे ग्रामेटिकल एरर को अंडरलाइन किया गया है। तो पढ़ते हैं, देर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, एट नहीं इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर टेबल्स होंगे, इसीलिए इन शब्द का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए यही गलत है। ऑप्शन नंबर 4, देर आर नो टेबल्स इन द क्लासरूम होना चाहिए। क्वेश्चन 8 इडियम का मतलब पूछ रहा है, इन हॉट वाटर्स मतलब गर्म पानी में पड़ जाना या डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना। टू बी इन ट्रबल, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, समस्या में फंस जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने को कह रहा है, पढ़ते हैं, द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर। अब देखिए, जब आप चॉइस करते हैं ना तो आप टेक नहीं करते हैं, चॉइसेस को मेक किया जाता है। यू मेक चॉइसेस, यू डोंट टेक चॉइसेस, यू टेक डिसीजंस बट यू मेक चॉइसेस। चॉइस के साथ जो वर्ड आता है वो हमेशा मेक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। द इंटर्न शुड मेक अ राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर, मतलब जो इंटर्न है उसे एक सही चॉइस लेना चाहिए, जिससे जो कि मतलब अपने जॉब के लिए एक सही चॉइस लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 अंडरलाइन सेंटेंस का सिमिलर मीनिंग माने सिनोनिम पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं, नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कुड बी फाउंड फॉर हर डिसअपियरेंस। मतलब प्लॉजिबल मतलब बिलीवेबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, भरोसेमंद। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी मतलब उनके डिसअपियरेंस का कोई भी भरोसेमंद या बिलीवेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। जस्ट मतलब होता है थोड़ा या अभी, या आप कह सकते हैं अब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर। तो जस्ट आप अमाउंट के लिए भी कह सकते हैं, जस्ट आप थोड़े देर के लिए भी कह सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और यूजलेस मतलब किसी भी काम का जो ना हो उसे हम यूजलेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेलेक्ट द इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड टेक्स्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए, आप जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका मतलब कौन से इडियम से उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। देखिए, पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड मतलब होता है क्विकन द पल्स, मतलब लोगों को इंटरेस्टेड या किसी चीज़ की तरफ आकर्षित करने करने पे मजबूर कर देना। गवर्नमेंट की जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी थी उससे क्या है, लोग जो थे एक्साइटेड थे, उसमें काफ़ी हद तक इंटरेस्ट शो कर रहे थे। क्विकन द पल्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले वाले में पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, उसे हम पुल आउट ऑल द स्टॉप्स कहते हैं। फिर रन अराउंड इन अ सर्कल, मतलब किसी चीज़ में प्रयास करते रहना कोई भी रिजल्ट ना निकलना, उसे हम कहेंगे रन अराउंड इन सर्कल्स। क्योंकि आप सर्कल पे आप घूमे हैं तो आप एक्चुअल में कहीं जा तो पा नहीं रहे, आप वापस वहीं पे घूम के आ जा रहे हैं, जबकि आप एफर्ट भी दे रहे हैं। और लास्ट वाला जो है रीच फॉर द मून, मतलब कि ऐसी किसी चीज को पाने की कामना करना जो मिल पाना लगभग नामुमकिन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 12 कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, एन एक्सेसिव इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशन, मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो पास्ट में किसी चीज़ पे जाने के लिए, या पास्ट की फीलिंग्स में वापस जीने के लिए, अपने अतीत को वापस जीने का आपका मन करे, तो उस टाइम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, जब आप पुराने वक्त को याद करते हैं और एंजॉय करते हैं और वापस वहीं जाना चाहते हैं। अफेक्शन मतलब किसी के तरफ जो लगाव होता है उसे हम कहते हैं ग्लिटरेटी, मतलब होता है फैशनेबल रिच एंड फेमस पीपल हु अदर्स टॉक अबाउट, मतलब जो फैशनेबल और रिच लोग या पॉपुलर लोग होते हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं उसे हम ग्लिटरेटी कहते हैं। इसे कुल मिला के मतलब फेमस या वेल्दी या अट्रैक्टिव लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और पैरानोया जो होता है ये एक तरह की बीमारी होती है, जब आप बहुत ज़्यादा हेलुसिनेटेड फील करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं, मतलब आपको चीज़ें आप इतनी ज़्यादा इंटेंसली सोचते हैं कि आपको चीज़ें जो आपके दिमाग में है, जो आप सोच रहे हैं वो आपको रियल में दिखने लगती हैं, उसे हम स्टेट ऑफ पैरानोया कहते हैं। बीमारी है ये, मेंटल इलनेस में आती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, मतलब मदर को किल करने को हम क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ मदर। ऑक्सोरिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ। होमिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। रेगिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ अ किंग। फ्रेट्रिसाइड एक और शब्द है, स्पेलिंग भी देखिएगा, FRATRICID। फ्रेट्रिसाइड मीन्स
किलिंग ऑफ वंस ब्रदर्स और सिस्टर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। दिस गेम विल नॉट बी प्लेड बाय यू। विल नॉट, विल के साथ नॉट आ रहा है, मतलब आपको विल तो चाहिए। देखिए विल यहाँ है, विल यहाँ है, इन दोनों में विल है ही नहीं, तो इसीलिए इन दोनों को तो सीधे काट दीजिए। और देखिए दिस गेम विल नॉट बी प्लेड, पास्ट मतलब विल नॉट बी प्लेड, ये पास्ट का फॉर्म आ रहा है, तो आपके आंसर में प्ले होना चाहिए। देख सकते हैं आप, प्ले यहाँ पे प्लेइंग, यहाँ कंटिन्यूस टेंस कर दिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट बचेगा। यू विल नॉट प्ले दिस गेम, आप ये गेम नहीं खेलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आ गया। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए वी आर एनकरेज्ड, हेल्प एक्सेलरेट, देखिए पी से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनकरेज के बाद हेल्प एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। वी आर एनकरेज बाय हाउ वुमेन आर, अब ये हो सकता है। बाकी पढ़ते हैं, वी आर एनकरेज वर्क एंड प्रमोट, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सेंस नहीं बन रहा। वी आर एनकरेज लर्निंग टू डेवलप, ये भी नहीं होगा। तो मतलब कुल मिला के आप पढ़ेंगे सारे के साथ आप फिट करेंगे तो सिर्फ एक के साथ ही फिट बैठेगा। एसएससी सीजीएल का जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो काफी हद तक ईजी होता है। मे प्रीलिम्स का, मेंस का तो इस बार हार्ड आया था, तो यहाँ पे तो बहुत ही इजीली आप पकड़ लेंगे। तो देखिए क्यू के साथ शुरुआत होगी, क्यू के साथ इस एक में ही आंसर है, तो आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार पढ़ के इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो वी आर एनकरेज बाई हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन हेल्प एक्सेलरेट देयर रिटर्न टू वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम एनकरेज हो पा रहे हैं, मतलब हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हम एनकरेज हो रहे हैं, जैसे 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 वुमेन जो है वो ऑनलाइन लर्निंग को एम्ब्रेस कर रही है, मतलब उसे एक्सेप्ट कर रही हैं और नई नई स्किल्स डेवलप कर रही हैं, जिससे कि वो भी जॉब कर सकें और साथ ही साथ इकोनॉमी में मोबिलिटी ला सकें, मतलब इकोनॉमी को और बढ़ा सकें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 सिनोनिम पूछ रहा है शब्द रैथफुल का। रैथ मतलब होता है एंगर, फ्यूरी, तो इसीलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्यूरियस, मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सैला। प्लीज मतलब जब आप किसी से बहुत खुश हो तो उसे आप प्लीज कहेंगे। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, और कॉर्डियल मतलब भी फ्रेंडली। तो देखा जाए तो रैथफुल के तीनों के तीनों एंटोनिम है, सिनोनिम सिर्फ एक है, फ्यूरियस। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 17 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। रतन इज सच एन एफिशिएंट सार्जेंट दैट ही डजंट नीड टू इम्बाइब एनी आर्टिलरी क्राफ्टमैनशिप। देखिए यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप गलत लिखा हुआ है, क्राफ्ट नहीं होता है, क्राफ्ट्स होता है, CRAFTSMANSHIP। क्राफ्टमैनशिप मतलब द आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग। तो रतन वो एक एफिशिएंट सार्जेंट था, और उसे आर्टिलरी को इम्बाइब करने की जरूरत नहीं थी, है ना। आर्टिलरी क्राफ्टमैनशिप को मतलब आर्टिलरी माने गोला बारूद को जो बनाने की कला होती है उसे याद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पहले से एक एफिशिएंट सार्जेंट था। सार्जेंट भी देखिए एक शब्द है, एक मिलिट्री एयरफोर्स की और पुलिस रैंक होती है। स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पे SERG के बाद EANT होता है, कई बार हम इसे SERGENT कर देते हैं, इस ए को ऑमिट कर देते हैं जबकि ए होगा। और आर्टिलरी की भी स्पेलिंग देख लीजिए, ARTILLERY होता है। हम गलती करते हैं, एक ही एल डालते हैं या ई की जगह पे ए कर देते हैं, ये सारी गलतियां होती हैं, तो इन शब्दों को भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 अंडरलाइन सेगमेंट को फिर से करेक्ट करने को कह रहा है। बाइडेन राइट अ लेटर टू द रशियन प्रेसिडेंट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम वॉर। राइट नहीं, रोट, लिखा था। बाइडेन ने रशियन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, जिससे कि मतलब युद्ध रोकने के लिए लेटर लिखा था वाला सेंस आएगा, तो इसलिए हम पास्ट फॉर्म के साथ जाएंगे। रोट अ लेटर, रिस्ट्रेन मतलब युद्ध को रोक देना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करने को कह रहा है। जब आप इन सारों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि वी हैव बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock सबसे अप्रोप्रिएट है। अब क्यों अप्रोप्रिएट है, देखिए सिंस जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे 4 o'clock से शुरुआत हुई और तब से ये खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग मतलब वहां से शुरुआत हुई, अभी तक खेल रहे थे ऑलमोस्ट। और फॉर जो होता है, बस इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि फ्रॉम और टू तो होगा ही नहीं, दोनों गलत है। फॉर जो होता है, देखिए फॉर 2 hours लिखते हैं या 4 hours लिखते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है, लेकिन फॉर 4 o'clock नहीं होता है। फॉर के साथ हम एक पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 20 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, पढ़ते हैं। आई लुक्ड एट हर फेस एंड फाउंड शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब।
आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, क्योंकि ड्रॉप दैट प्रोडक्ट तो होगा नहीं, ड्रॉप दैट चांस भी नहीं होगा, प्राइड भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर जो मुद्दा होता है जिस पे बात हो रही है उसी की वजह से आदमी खुश या दुखी होता है। इसीलिए सब्जेक्ट जो शब्द है वो सबसे अप्रोप्रिएट होगा। जो बात कर रहा था उसने जब उनके फेस को देखा और देखा कि वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने जिस बारे में बात हो रहा था उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, मतलब उस बारे में बात करना बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। अब चलिए कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन या कहें क्लोज पैसेज शुरू हो गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। A robot is a mechanical or virtual artificial agent, usually an electromechanical machine that is dashed by a computer program or electronic circuit. तो देखिए पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है, रोबोट जो है एक मैकेनिकल या वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होता है जिसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा गाइड या ऑपरेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑपरेट शब्द है नहीं, इंक्लूडेड, चेज्ड और चैलेंज्ड है, सिर्फ गाइडेड जो शब्द है सबसे अप्रोप्रिएट बन रहा है। अगर ऑपरेट जैसा शब्द होता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। रोबोट एक मैकेनिकल या वर्चुअल एजेंट है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा चलाया जाता है, गाइड किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इन जनरल रोबोट्स कैन बी ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस एंड आर नाउ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। मतलब जनरल में क्या होता है, रोबोट्स या तो खुद फंक्शन कर सकते हैं या सेमी ऑटोमेटेड ऑटोनोमस हो सकते हैं, मतलब कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए और बाकी वो खुद ही अपने आप को ऑपरेट कर लें, है ना। और अलग अलग जगहों पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। दे हैव रिप्लेस्ड डैश इन परफॉर्मिंग repetitive and dangerous tasks which humans prefer not to do or are unable to do because of size limitations. अब देखिए उन्होंने किसको रिप्लेस किया होगा, हमें पता है रोबोट्स जो है वो ह्यूमन के रिपीटेटिव काम को या डेंजरस जो काम है उनको रिप्लेस करते चले जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। जो रोबोट है उन्होंने जो रिपीटेटिव काम है या जो डेंजरस एरिया वाले काम है जहाँ पे ह्यूमंस काम करना नहीं चाहते उन जगह पे ह्यूमंस को रिप्लेस करके खुद अपनी जगह बना ली है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब humans prefer not to do or are unable to do because of size limitations or which take place in extreme dash such as outer space or the bottom of the sea. मतलब हमने पढ़ा कि जो ह्यूमंस को उन्होंने कहाँ का कई सारी जगहों पर रिप्लेस कर दिया है, कैसे जहाँ पे साइज लिमिटेशन है, मतलब जहाँ पे ह्यूमन की हाइट के आदमी एडल्ट ना जा पाए छोटे रोबोट्स वहाँ चले जाते हैं, या कहीं पे एक्सट्रीम कंडीशंस हो जैसे आउटसाइड ऑफ स्पेस, मतलब कि हमारे अर्थ सरफेस के बाहर अगर जाके कुछ काम करना हो या समुद्र के नीचे जाके काम करना हो तो वहाँ पे रोबोट्स काफ़ी इफिशिएंट होते हैं। तो एक्सट्रीम क्या हो सकता है, एक्सट्रीम ब्यूटी नहीं, एक्सट्रीम पैटर्न नहीं, एक्सट्रीम एंजॉयमेंट नहीं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ही सबसे अप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस रोबोट्स कैन नाउ बी यूज्ड इन इंडस्ट्री एज इन कार मैन्युफैक्चरिंग और दे कैन बी यूज्ड इन होम्स टू डू द हाउस वर्क। घर पे क्या करेंगे, घर के काम करेंगे, इसीलिए हाउस वर्क। रोबोट जो है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं और घर पे होंगे तो घर के भी काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सम रोबोट्स में रिस्पॉन्ड टू स्पीच और इवन बी मेडिकल ऑपरेटिंग टूल्स। देयर आर कॉमन कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोट्स एंड देयर रोल इन सोसाइटी। रोबोट्स आर ब्लेम्ड फॉर द राइजिंग डैश एज दे रिप्लेस वर्कर्स इन इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फंक्शंस रिप्लेस किसे करेंगे, ये ह्यूमंस को करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो ब्लेम फॉर राइजिंग क्या, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि रोबोट जो है वो स्पीच को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और मेडिकल ऑपरेटिंग टूल के तौर पे भी काम आ सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनमें एक कंसर्न है कि रोबोट्स की वजह से सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा वर्क को रिप्लेस कर दे रहे हैं ह्यूमन का, जहाँ पे पहले जरूरत होती थी अब वहाँ पे रोबोट्स जा रहे हैं। रोबोट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसमें उसके बहुत कम मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं और इस वजह से वो काफ़ी चीप पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा बनाए गए दूसरे शिफ्ट के एग्जाम्स हुए थे उनके वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड जो कि एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।